केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस बार बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद कम। वेतन आयोग 15% सैलरी बढ़ाने की कर सकता है सिफारिश। गुरुवार को सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। कार्गो किराए में साठगांठ के लिए 3 एयरलाइंस पर जुर्माना। जेट, इंडिगो और स्पाइस जेट को भरने होंगे 258 करोड़। बाजार में लगातार दूसरे दिन रही मजबूती। निफ्टी 7,800 के ऊपर बंद। सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी। मैगी के लिए बड़ी राहत। बिक्री पर लगी रोक जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी महाराष्ट्र सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। दालों के भी रेट बढ़े हैं तो सब्जियों के भी रेट उसी तरह से ही बढ़ रहे हैं। तो आदमी खाए तो क्या खाए, यही समझ नहीं आता। दाल के बाद टमाटर ने भी बिगाड़ा किचन का बजट। 2 हफ्ते में दोगुने हुए दाम। गोल्ड बॉन्ड स्कीम की चमक रही फीकी। अब तक मिले सिर्फ 8 करोड़ के आवेदन। मॉनेटाइजेशन स्कीम भी फ्लॉप। 4 साल में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स। 1500 करोड़ के निवेश से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के कायाकल्प का प्लान। तमिलनाडु में जारी है बारिश का कहर। मौत का आंकड़ा 79 पर पहुंचा। वायुसेना ने तेज किया राहत कार्य। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। विजय माल्या बने विलफुल डिफॉल्टर। किंगफिशर पर एसबीआई का 1600 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्षेत्र में 10 साल की सबसे बड़ी डील। केकेआर ने $10 करोड़ में एवेंडस को खरीदा। सस्ते घी के इंपोर्ट के खिलाफ अमूल ने खोला मोर्चा। कहा सस्ती घी के इंपोर्ट से किसानों को घाटा। बीएचपी नेता अशोक सिंघल का निधन। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। कल निगम बोध पर अंतिम संस्कार। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की धूम। आज शाम दिया गया डूबते सूर्य को अर्घ्य। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर 7वां वेतन आयोग शायद उतना मेहरबान न हो जितनी उन्हें उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक वेतन आयोग सैलरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं करेगा। आयोग 19 नवंबर को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज बाजपाई। नीरज, ये रिपोर्ट कब सबमिट होगी और इसमें क्या हो सकता है? क्या वाकई कर्मचारियों के लिए थोड़ी चिंता की बात है? 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट परसों यानी 19 तारीख को वित्त मंत्री को सौंपी जाएगी और ये बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट है क्योंकि इसमें तमाम सारे सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरीज है उनको बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार की रिपोर्ट में काफी कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं लेकिन बहुत बढ़त होने की गुंजाइश कम दिखती है। एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15% के आसपास की बढ़त इस पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के लिए की जा सकती है और ये रिपोर्ट 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। तो सबकी नजरें परसों होगी कि उस रिपोर्ट में क्या रखा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये संकेत है कि जब वो रिपोर्ट वित्त मंत्री जी को दे दी जाएगी उसके बाद वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी जिसमें तमाम चर्चे और व्यूज लिए जाएंगे। बिल्कुल नीरज, लेकिन यहाँ ये समझाएं कि सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए आखिर कितनी तैयार है? देखिए, वित्त मंत्रालय की तरफ से हमें जो सूत्रों से पता चल रहा है कि उन्होंने कमीशन को ये संकेत पहले ही दे दिए थे कि बहुत ज्यादा बढ़त न करें क्योंकि वो उतनी देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। सरकार ये चाहती है कि खर्चों को सीमित रखा जाए, खर्चों में बहुत ज्यादा बढ़त न की जाए। तो इसलिए पे कमीशन की रिपोर्ट कहीं ऐसा न हो कि सरकार को उसे स्वीकार करने में ही दिक्कत आए। फिस्कल लिमिट, जो फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके दायरे में ही रहना चाहिए। ये संकेत सरकार ने पहले ही कमीशन को दे दिए। तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखना वाजिब नहीं होगा क्योंकि जो सरकार कह रही है उसको भी मद्देनजर रख के ही कमीशन की रिपोर्ट सामने आएगी। तो एक मोटा मोटी अंदाजा लग रहा है कि
15% की एक एवरेज बढ़त सैलरी में हो सकती है। जी धीरज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हालांकि 15% उतना बुरा साउंड नहीं कर रहा है कविता, लेकिन शायद यहाँ पे कर्मचारियों को उम्मीद ज्यादा है। हाँ, यही बात थी कि उम्मीद से थोड़ा कम होगा। हालांकि उन सबका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी दिखाई देता है, बात होती है। बहरहाल गुरुवार तक का इंतजार करेंगे सारे लोग। जी, आगे बढ़ते हैं। सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 एयरलाइंस पर यहाँ कार्गो किराए के मामले में जुर्माना लगाया है। पूरी खबर क्या है, जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, आखिर बताएं कि क्या मामला है, कौन कौन सी 3 एयरलाइंस हैं ये? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जेट एयरवेज, इंडिगो और स्पाइस जेट पर फ्यूल सरचार्ज तय करने में आपसी सांठगांठ बरतने का दोषी पाया है और इसलिए इन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। जेट एयरवेज पर 152 करोड़, इंडिगो पर 64 करोड़ और स्पाइस जेट पर 42 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस मामले में एयर इंडिया और गो एयर को क्लीन चिट दी गई है। ये पूरा मामला 2013 का है, जब एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया कार्टेलाइजेशन के आरोपों को लेकर सीसीआई पहुंची थी और इस मामले में ऑर्डर अब आया है। हालांकि इस मामले में इन तीनों एयरलाइंस की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। स्पाइस जेट का कहना है कि वो इसको अध्ययन कर रही है और इसके खिलाफ अपील कर सकती है। वहीं जेट एयरवेज का कहना है कि फिलहाल वो इसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ही कोई कमेंट कर पाएगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों एयरलाइंस मिलकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के जरिए इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। रोहन, शुक्रिया। इधर सीसीआई के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि ये 3 साल पुराना मामला है। पहले सीसीआई की जांच एयरलाइंस के पक्ष में थी। कंपनी आज के फैसले की पड़ताल करेगी और उसके बाद अपील पर विचार कर सकती है। वहीं जेट ने भी इस मामले में अपील के संकेत दिए हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय बाजारों में तेजी का मोड़ कायम रहा। निफ्टी 7,800 के ऊपर बंद होने में आज हमें कामयाब दिखा। बाजार का पूरा हाल जानने के लिए जुड़ते हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट हेड अनिल सिंघवी से। अनिल जी, दिन भर का कारोबार अगर देखा जाए तो आज कैसा रहा बाजार में? दुनिया भर के बाजारों की तेजी का फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया। दमदार शुरुआत की। हालांकि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े कल भी थे, लेकिन सेंटीमेंट बेहतर था और इसके चलते हुए निफ्टी ने शुरुआत मजबूती के साथ की। 7,850 के आसपास का हाई बनाया, लेकिन दिन के दौरान मामला थोड़ा ठंडा हुआ। 7,800 के नीचे भी कुछ वक्त के लिए लाल निशान में फिसला जरूर निफ्टी, लेकिन सेकंड हाफ फिर से बेहतर और 0.5% के फायदे के साथ निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में भी इतनी ही मजबूती देखने को मिली, लेकिन मिड कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयर आज ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे और वहां पर आधा % से ज्यादा की तेजी इन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में होती हुई दिखी। लेकिन दिक्कत की बात थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल की जो मजबूती थी 1.5% की, उसके विपरीत आज दिन भर दबाव रहा और फाइनली बैंक निफ्टी 0.5% नीचे बंद हुआ। और यही वजह थी कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर नजर डाले तो मामला उतना मजबूती वाला नहीं था। हालांकि बढ़ने वाले शेयर आज भी ज्यादा रहे, 770 के आसपास। तो यहां पर अनिल जी, अगर हम बात करें कि कौन से शेयर्स आज एक्शन में रहे तो उनमें कौन फोकस में है? दिखा उन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा थे एफएमसीजी शेयरों में बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। लीवर ने इसे लीड किया। जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे शेयरों में आज भी एक अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिला। मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। चूंकि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, उसका फायदा उठाया वेदांता ने और दूसरे शेयरों ने। फार्मा शेयरों में सन सिप्ला जैसे दिग्गज तो चढ़े ही, स्ट्राइड्स और वोखार्ड जैसे छोटे शेयरों में भी अच्छी तेजी थी। वहीं निफ्टी में गेल आज भी टॉप गेनर, अंबुजा, एचसीएल टेक जैसे शेयरों में अच्छी तेजी। केन इंडिया भी मजबूत बंद हुआ। कमजोर शेयरों पर नजर डालें तो बीपीसीएल, डॉक्टर, ग्रासिम, बीओबी ये आज निफ्टी में गिरने वाले शेयर थे। बिल्कुल अनिल जी, ये तो वो शेयर्स हुए जो एक्शन में थे, लेकिन अगर हम सेक्टर्स के लिहाज से समझना चाहें तो वो कौन से सेक्टर्स थे जो आज के हीरो हैं रहे और जिनमें एक्शन दिखा? छोटे छोटे सेक्टर्स में काफी एक्शन दिख रहा है। सिगरेट शेयर आज फिर से जबरदस्त तेजी में थे। आईटीसी ने लीड किया तेजी को, लेकिन इसके अलावा देखिए गोल्डन टोबैको, वीएसटी और साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स 10 से 20% तक की बड़ी तेजी यहां बनी। चाय के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भारी तेजी। मैक्लियोड रसल, हैरिसन मलयालम, जयश्री, टाटा ग्लोबल बेवरेज ये सारे शेयर चढ़कर बंद हुए। शुगर शेयर भी पीछे नहीं थे। आज फिर से श्री रेणुका ने लीड किया।
18-19% चढ़कर ये शेयर बंद हुआ। बाकी शेयरों में भी शानदार तेजी, लेकिन एक और स्पेस टायर शेयरों की आज जबरदस्त मजबूती में थी। सीएट और साथ ही एमआरएफ, अपोलो जैसे दिग्गज काफी तेजी से भागे। कुछ और शेयर जो खबरों के दम पर एक्शन में थे, पिपावाव और डिफेंस के लिए रिलायंस इंफ्रा का ओपन ऑफर 2 दिसंबर से खुलेगा, इस खबर के बाद 5% चढ़ा। इन्फोसिस ने अपनी अगली तिमाही के लिए थोड़ा सा नरम आउटलुक बताया है, उसके बाद स्टॉक में आज फिर से 2% का नुकसान। और एसएच केलकर कल लिस्ट हुआ था, कल लिस्टिंग के दिन कुछ एफआईज की खरीदारी की खबर आई और उसके बाद आज स्टॉक फिर से 3.5% ऊपर बंद हुआ। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया इस डिटेल मार्केट एनालिसिस के लिए। इधर मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। यहां पर आनंद टंडन का मानना है कि इंडाइसेस में खास उतार चढ़ाव के आसार नहीं है, लेकिन फेड अगर ब्याज दरें बढ़ाता है तो बाजार पर दबाव दिख सकता है। अगर आप कमोडिटी, आईटी और बैंकिंग को निकाल दें तो बाकी बाजार में 40% से कम बचा। उसमें ऐसा कोई एफएमसीजी भी जो है वो कोई खास बढ़त नहीं आने वाली है। उसमें ऑलरेडी उसमें वैल्यूएशन काफी स्टिफ है, तो इंडेक्स लेवल पर मूवमेंट होना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बाजार ऊपर या नीचे की तरफ जाने का किस तरह का रुख रहेगा, तो एक ही ट्रिगर नजर आता है जो अगले कुछ हफ्तों में होगा, वो है यूएस का इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव आना। उम्मीद अब ये हो गई है कि शायद वहां पर थोड़ी सी बढ़त आ जाएगी ब्याज की दरों में। तो अगर ये आता है तो मेरे हिसाब से इमर्जिंग मार्केट पे फिर भी थोड़ी सी गिरावट आना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। चलिए, तो बाजार की चाल इस तरह रहेगी आगे चलकर। लेकिन अगर आज के कारोबार की बात करें तो बाजार आज था तो तेजी के मोड में, लेकिन इन्फोसिस ने बार बार बाजार में दबाव बनाने की आज कोशिश की। क्या वजह रही इसके पीछे, आइए जानने के लिए जुड़ते रिसर्च हेड आशीष वर्मा से। आशीष, आज एक बार फिर हमने देखा कि इन्फोसिस में गिरावट रही है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही और बाजार में जो हमने दबाव देखा, बार बार इन्फोसिस कोशिश कर रहा था बनाने की, क्या ट्रिगर थे इसके पीछे? फिर से आपने एकदम बिल्कुल सही वर्ड पॉइंट आउट करा। आज भी 2% के आसपास ही कमजोरी, सबसे ज्यादा दबाव बनाया बेंचमार्क्स पे इस काउंटर ने। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास झटक चुका है और कई सारे रीजंस हैं। आज की कमजोरी का बड़ी वजह थी कल देर शाम जो इन्फोसिस ने एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल करी। हालांकि पूरे साल की गाइडेंस 10 से 12% डॉलर आईएमए ग्रोथ, उसे जस से तस रखा, लेकिन कंपनी ने हाईलाइट करा कि तीसरी तिमाही यानी कि जो करंट क्वार्टर है ये वीक हो सकता है कंपनी के लिहाज से, चौथी तिमाही में हालात इंप्रूव होंगे। लेकिन खैर ये सीजनैलिटी का प्ले है तो बाजार समझता है। लेकिन दिक्कत की बात मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि पहली छमाही के मुकाबले दूसरी छमाही में मार्जिन्स पे आपको प्रेशर यानी कि मार्जिन्स पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। उसका रिएक्शन आज था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो आप हाईलाइट करें, लगातार जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक रीजन उसमें बहुत बड़ा है जो यूएस में नए बिल की बात करी जा रही है, जहां पे H1B वीजास पे कर्व किया जा सकता है यानी कि रोक लगाने की बात करी जा रही है। ये जो नया बिल की बात सामने आई है उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है जो इंडियन कंपनीज अमेरिका में कामकाज करती हैं, 50 से ज्यादा जिनके वहां पे कर्मचारी हैं और उसमें से 50% से ज्यादा जो H1B वीजा पे कामकाज कर रहे हैं उनके वीजाज पे रोक लगा दी जाएगी, उनको फर्दर H1B वीजाज नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इन्फोसिस जैसी तमाम कंपनीज के लिए वाकई एक दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि यूएस में इलेक्शंस का समय है, वो जल्द आने वाले हैं, तो इलेक्शन रिलेटेड रेटोरिक जो हम कहते हैं, हल्ला मचता है जॉब्स को लेकर, शायद उस कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका ओवरहैंग है। साथ साथ इस बीच जो पेरिस अटैक्स हुए थे, फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है यूरोजोन में तमाम आईटी कंपनीज के लिए, इनके कई सारे कर्मचारी वहां पे कामकाज करते हैं, तो वो भी एक सेंटिमेंट इंपैक्ट था। तो खासतौर पर गाइडेंस जो मार्जिन्स के फ्रंट पे कंपनी ने दी है, पेरिस में जो अटैक्स हुए हैं और H1B वीजा को लेकर जो दिक्कतें हैं, ये सब लगातार स्टॉक पे दबाव बना रही हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहां हम लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि टाटा मोटर्स के क्या हैं आगे के मास्टर प्लान्स। साथ ही विजय माल्या बने विलफुल डिफॉल्टर, दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। आवाज एट 9 में रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां पर ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था इन्फोसिस के शेयर के बारे में, जहां आज हमने गिरावट देखी थी और बाजार को भी काफी हद तक गिराने का और उसके पीछे जो दबाव था इन्फोसिस का ही हाथ था। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इन्फोसिस का एडीआर, जहां पे हम देख सकते हैं कि 5.5% तक की गिरावट फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। ये क्लियर कट एक इस तरह का इशारा है कि कल बाजार में इन्फोसिस के स्टॉक की पिटाई हम और होती हुई देख सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, इन्फोसिस का एडीआर फिलहाल
5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विपिन, ये कोई खास क्यू नहीं है कल इन्फोसिस के स्टॉक के लिए? जी बिल्कुल। अब जैसा आशीष वहां बात भी कर रहे थे कि जो चीजें हैं, जो सेंटिमेंट इन्फोसिस के स्टॉक्स को लेकर इस समय बन रहा है, तो वो असर जाहिर तौर पे अब इस एडीआर में भी नजर आ रहा है। और आपने ठीक कहा कि कल बाजार में भी दबाव देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉर्पोरेट खबरों की बात करते हैं। टाटा मोटर्स बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और बिक्री को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। कंपनी को फिर से पटरी पर लाने के लिए साइरस मिस्त्री ने एक प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता रॉन्जॉय बैनर्जी से। रॉन्जॉय, टाटा मोटर्स को पटरी पर लाने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसके क्या डिटेल्स हैं? साइरस मिस्त्री क्या खास करने वाले हैं इस कंपनी में दोबारा वो पहले जैसी जान डालने के लिए? फिर हमें जो खबर यह आ रही है कि जो स्टीयरिंग कमेटी है टाटा मोटर्स में, जो साइरस मिस्त्री खुद हेड करते हैं, उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी अब डिसाइड किया है अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के लिए, जिसमें 2019 तक कंपनी साल में 1500-1700 करोड़ के बीच इन्वेस्ट करेंगे नई प्रोडक्ट पाइपलाइंस में। और हमें ये पता चल रहा है कि अगले 5 सालों में वो लोग एंट्री लेवल सेडान काइट 5 के नाम से एंटर करेंगे। काफी वो लोग वॉल्यूमनस ज़ाइलो या एक्सयूवी के सेगमेंट में एसयूवीज भी वो लोग लॉन्च करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2018 और 19 में वो लोग प्रीमियम सेगमेंट में घुसेंगे, बोथ एक एसयूवी को लेके, एक प्रीमियम एसयूवी और एक प्रीमियम सेडान लेके। दूसरा ये है कि डीलरशिप्स में हमें देखा कि टाटा मोटर्स एक बड़े डीलर्स ने वो लोग कंपनी छोड़ के वो लोग बाहर गए क्योंकि वॉल्यूम्स कम होता था। अब टाटा मोटर्स ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा डीलरशिप में वो डीलर्स को खुद नहीं करना होगा, बल्कि टाटा मोटर्स खुद उसमें पैसा डालेगा। और ये भी उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो लोग डिफरेंशिएट करेंगे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिगो ये लोग मेनली टैक्सी पर्पसेस के लिए यूज होता है। लेकिन अब टाटा मोटर्स ने क्लियरली डीलर्स को बताएंगे अगले महीने से, जब वो लोग अपना नया स्मॉल कार लॉन्च करेंगे, कि ये कार आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो, आप कमर्शियल व्हीकल यूज के लिए नहीं। अब यही देखना पड़ेगा कि ये जो नई स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्रूव किया है, ये कितना सेल्स में इंपैक्ट बढ़ता है या नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रॉन्जॉय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बैंक ने ऐसा क्यों किया है और इससे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, जानते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, ये समझाएं कि विजय माल्या यहां फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट लगातार अब फंसते जा रहे हैं। ये बताएं कि एसबीआई ने ऐसा क्यों किया? देखिए, विलफुल डिफॉल्टर अपने आप में बहुत गंभीर मामला होता है। विलफुल डिफॉल्टर का नुकसान अभी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए पूरा मामला आखिरकार था क्या। इसके अंदर किंगफिशर से जुड़ा हुआ कर्ज का मामला था, जिसको लेकर अब कई बैंकों के पैसे फंस गए हैं। करीब 17 बैंकों के 7,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। बैंकों ने लगातार कई बार इनको मोहलत भी दी है, कई कानूनी कार्रवाई भी चली है काफी लंबे समय से, लेकिन आखिरकार बैंक को इनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना पड़ा। और विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये समझिए कि जिन्होंने जानबूझकर लोन लिया लेकिन वापस नहीं किया, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला बन जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें, ये मामला पूरी तरह से अगस्त 2014 से शुरू हुआ था, जब पहली बार किंगफिशर मामले को लेकर विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस दिया गया था। लेकिन उसके बाद लंबी कार्रवाई चली, कानूनी कार्रवाई भी चली, लेकिन आखिरकार नवंबर यानी कि आज ये घोषणा आई कि विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। और इससे करीब एसबीआई के, जो कि सबसे बड़ा कंसोर्शियम में सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके 1600 करोड़ रुपए पूरी तरह से फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर गंभीरता यह है कि यहाँ पे पूरी तरह से इस कंपनी पे और इससे जुड़े, क्योंकि 3 पार्टीज को डिफॉल्टर बनाया गया है, विजय माल्या को, यूबी होल्डिंग्स को और इसके अलावा किंगफिशर को। किंगफिशर सस्पेंडेड है। जी, तो डिम्पी, मतलब तमाम कंपनियां इस घेरे में आ गई, ना कि सिर्फ किंगफिशर। लेकिन इसके अलावा और क्या नुकसान हो सकता है यहाँ पर माल्या साहब को? देखिए, विलफुल डिफॉल्टर होने का जो नुकसान होता है, सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि अगले 5 साल के लिए कंपनी को किसी तरह का कोई कर्ज नहीं मिलेगा। यानी कि जिन बैंकों से उसको कर्ज मिला हुआ है, ना ही वो एक्सटेंशन हो गया, ना ही किसी दूसरे बैंक से जाके, किसी दूसरे एंटिटी से जाके वो कर्ज ले सकता है। ये अगले 5 साल के लिए उसके ऊपर लागू होगा। अगले 5 साल के लिए डायरेक्टर्स को वो माफ कीजिए, अगले 5 साल के लिए जो डायरेक्टर है वो नई कंपनी नहीं खोल पाएगा, यानी किसी भी तरह वेंचर के साथ भी नई कंपनी नहीं खोल सकता, क्योंकि डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन भी अथॉरिटीज को दी जाती है। इसके अलावा उन पे आपराधिक मामला भी चल सकता है, अगर जरूरत पड़ती है तो आपराधिक मामला भी चलेगा। और इसके अलावा मैनेजमेंट बदलने के पूरे अधिकार बैंकों के पास हो जाते हैं जिन्होंने उनको कर्ज दिया है। तो ये सारे के सारे नुकसान होते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के। तो साफ तौर से विजय माल्या की मुसीबतें यहाँ थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्षेत्र में 10 साल की सबसे बड़ी डील के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए कि आखिर क्यों खुश नहीं है भारत नेट की रफ्तार से TRAI।
और अब बात एक बड़ी डील की। अमेरिका की इक्विटी फर्म KKR ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी एवेंडस में 60% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के हिसाब से एवेंडस का वैल्यूएशन $18 करोड़ यानी 1120 करोड़ रुपए लगाया गया है। ये 10 साल की सबसे बड़ी डील है। The transaction with KKR is a mix of primary and secondary. In the secondary transaction, some of our existing shareholders, namely Eastgate Capital and AmeriCorp Ventures, which has been an early stage investor with Avendus, will both be exiting. And about 1/3 of the total deal size is a secondary transaction. About 2/3 is primary infusion into the company. The total transaction value is just north of $100 million. टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI भारत नेट की रफ्तार से खुश नहीं है। TRAI ने भारत नेट पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और TRAI ने भारत नेट की रफ्तार तेज करने के लिए निजी क्षेत्र की मदद की वकालत भी की। आइए इस खबर को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जुड़ते हमारे सहयोगी दीपक साहू से। दीपक, बताएं कि यहाँ पर TRAI ने क्या अहम सुझाव दिए हैं, क्या अहम प्रस्ताव दिए हैं? जी देखिए, इस प्रस्ताव को 2011 में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और उस समय शुरुआती दौर में करीब 20,000 करोड़ की लागत से 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना थी। लेकिन आज के दौर में बात करें तो फिलहाल अभी इस नवंबर तक करीब 3,000 से 3,500 ग्राम पंचायत ही इस ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़े जा चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, इसके पीछे जो TRAI अपने कंसल्टेशन पेपर में वजह बता रहा है वो काफी ढीला रवैया है सरकारी कंपनियों का, खासकर BSNL और रेलटेक जैसी कंपनियों को जो इनिशियल ठेका दिया गया था ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क लगाने का, उसमें काफी ढीला रवैया अपनाया है और इसलिए इतनी धीमी गति से जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क लगाने का काम हो रहा है ग्राम पंचायतों में, इसको देखते हुए अब कुल मिला के एक नया मॉडल यहाँ पर TRAI ने इजाद किया है और बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर इस काम को देने की बात कही जा रही है ताकि इस पूरे काम में तेजी आ सके। जी, लेकिन अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें दीपक, तो इसमें अभी तक कितना काम हुआ है? जी देखिए, अगर योजना के सूरत हाल की बात करें तो 2011 में नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिली थी। उस समय 20,000 करोड़ की लागत से करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत को नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं, करीब 3,500 ग्राम पंचायत को ही अभी तक ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है और इसके पीछे TRAI ने साफ बड़ी वजह बताई है कि सरकारी कंपनियों का जो लचर रवैया है काम करने को लेकर, वो सबसे बड़ी वजह है। सरकारी कंपनियां इस काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पा रही हैं और इस कारण ही TRAI ने आज एक नया मॉडल यहाँ पर प्राइवेट कंसेशनर को इस काम के लिए यहाँ पर ये ठेका देने की बात कही है। जी बिल्कुल, देखते हैं कि ये कितना कारगर साबित होता है। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम डिटेल्स के लिए। BSNL का रिवाइवल प्लान धीरे धीरे रंग ला रहा है। कंपनी को यकीन है कि स्कीम से उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है और BSNL की इससे कमाई भी बढ़ेगी। BSNL के CMD अनुपम श्रीवास्तव से खास बात की हमारे संवाददाता दीपक साहू ने। 14-15 में हम आगे दोबारा ऑपरेशनल प्रॉफिट में आए हैं 672 करोड़ रुपए से। और उसके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुछ नई स्कीम्स चलाई हैं और उस स्कीम के चलते रेवेन्यू जो हमारा सर्विसेज से आ रहा है वो बढ़ गया है। लगभग 4.16% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। न सिर्फ ये बढ़ोतरी बल्कि अगर आप 5 साल पीछे का रेवेन्यू का डेटा देखेंगे तो इस वर्ष में रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज स्टैंड्स एट द हाईएस्ट फिगर। नाइट अनलिमिटेड कॉलिंग, हमारे लैंडलाइन नेटवर्क पे रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जो भी कॉल किए जाएंगे किसी भी नेटवर्क पे देश के किसी भी कोने में, वो बिल्कुल फ्री रहती है। मोबाइल नेटवर्क का अगर आप बात करें तो आज हमारे मोबाइल नेटवर्क में रोमिंग बिल्कुल फ्री है। हमारे ब्रॉडबैंड 100 Mbps तक जा रहे हैं, पर जो मिनिमम डेफिनेशन भी है ब्रॉडबैंड की वो BSNL ने बढ़ाकर 2 Mbps कर दी है। लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, एंटरप्राइज बिजनेस, अगर ये सभी सेगमेंट जो कि हमारे कोर बिजनेस हुआ कर सकते थे होते हैं, उसकी रेवेन्यू 4.16% बढ़ी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। क्योंकि अगर कोर बिजनेस में आपकी रेवेन्यू बढ़ने लगती है तो नेचुरली आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके अलावा जो टावर का बिजनेस है उसमें भी हमारा 42% का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। इसका मतलब वहां बहुत पोटेंशियल है कि टावर बिजनेस को भी हम अच्छी तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। और अब बात उस चीज की जिसने आपका बजट बिगाड़ दिया है, खासतौर पे किचन का। दाल के बाद टमाटर ने भी बिगाड़ा है किचन का बजट। तो 2 हफ्ते में दोगुने हो गए हैं दाम।
डिटेल में करेंगे इस खबर का एनालिसिस, लेकिन ब्रेक के बाद। साथ ही गोल्ड बॉन्ड स्कीम की चमक रही फीकी, मोनेटाइजेशन स्कीम भी फ्लॉप। पूरी खबर ब्रेक के बाद। आवाज एट 9 में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर बड़ी सुर्खियों पर एक बार फिर। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस बार बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद कम। वेतन आयोग 15% सैलरी बढ़ाने की कर सकता है सिफारिश। गुरुवार को सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। कार्गो किराए में सांठगांठ के लिए 3 एयरलाइंस में जुर्माना। जेट इंडिगो और स्पाइस जेट को भरने होंगे 258 करोड़। बाजार में लगातार दूसरे दिन रही मजबूती। निफ्टी 60,800 के ऊपर बंद। सेंसेक्स ने लगाई सेंचुरी। मैगी के लिए बड़ी राहत। बिक्री पर लगी रोक जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी महाराष्ट्र सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। दालों के भी रेट बढ़े हैं तो सब्जियों के भी रेट उसी तरह से ही बढ़ रहे हैं, तो आदमी खाए तो क्या खाए, यही समझ नहीं आता। दाल के बाद टमाटर ने भी बिगाड़ा किचन का बजट। 2 हफ्ते में दुगने हुए दाम। गोल्ड बॉन्ड स्कीम की चमक रही फीकी। अब तक मिले सिर्फ 8 करोड़ के आवेदन। मोनेटाइजेशन स्कीम भी फ्लॉप। 4 साल में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स। 1500 करोड़ के निवेश से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के कायाकल्प का प्लान। तमिलनाडु में जारी है बारिश का कहर। मौत का आंकड़ा 89 पर पहुंचा। वायुसेना ने तेज किया राहत कार्य। गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन बेहद ठंडा रिस्पांस मिल रहा है इन स्कीम्स को। गोल्ड बॉन्ड में अब तक सिर्फ 8 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं और सरकार की इन दोनों योजनाओं को क्यों मिल रहा है ठंडा रिस्पांस, इसे समझते हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी से। नीरज, ये बताएं कि आखिर गोल्ड बॉन्ड योजना फ्लॉप लगती हुई दिखाई दे रही है, फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है, क्या वजह है? गोल्ड बॉन्ड योजना फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कैपिटल गेन्स लगेगा जब ये मैच्योर होगी 8 साल बाद। दूसरा, जब इसमें 2.25% का आपका छमाही ब्याज आएगा तो उसमें इनकम टैक्स लगेगा। तो ये बड़े कारण है इसके अनअट्रैक्टिव होने के लिए, जिसकी वजह से लोग इसमें खरीदारी नहीं कर रहे हैं। दूसरा यह है कि सोने की कीमत अगर गिरेगी तो उसकी वजह से भी लोगों के मन में थोड़ी आशंका है कि अगर ये कीमत गिरी और जिस तरीके से अभी इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की आशंकाएं जताई जा रही है, संभावनाएं बन रही है, उससे भी इसकी कीमत गिरेगी। तो कोई भी आदमी इस समय गोल्ड बॉन्ड लेना नहीं चाहता है, इसीलिए दूर है और अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। वाजिद वजह बता रहे हैं नीरज, आप थोड़ी अनअट्रैक्टिव तो है, लेकिन दूसरी जो स्कीम रही मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम थी सरकार की, ये क्यों पिट गई? देखिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो सोना दिया जाना है बैंकों को, वो बैंकों को भी अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि उसका वो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। इसलिए तमाम सारे बैंक्स जो हैं अभी भी एसेसर के साथ इसकी जानकारी जुटाने में लगे हैं कि ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी। एचडीएफसी बैंक अभी भी जानकारी जुटा रहा है। आईसीआईसीआई का टाई अप हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि सोना जेवर लिया जाएगा, फिर वो गलाया जाएगा, 24 कैरेट बनाया जाएगा, फिर उसको डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये जो फंक्शनल दिक्कतें हैं, इसकी वजह से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अभी पिकअप नहीं कर पा रही। शुक्रिया नीरज। लेकिन यहाँ एक्सपर्ट मानते हैं कि सोने को लेकर भारतीयों के भावनात्मक लगाव की वजह से ये स्कीम इतनी कामयाब नहीं हो पा रही है। साथ ही टैक्स अधिकारियों की पूछताछ की भी चिंता है। जो पुअर रिस्पांस है, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में लोग सोने को एक काफी इमोशनली अटैच रहते हैं। जो फैमिली का इनहेरिटेड गोल्ड है उससे दूर करना उनको बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर ऐसा है कि प्रोविजन इस तरह का है कि अगर आप ज्वेलरी जमा करते हैं तो उसको मेल्ट करके उसको एक बार में बनाया जाएगा, यानी जो आपकी जो फैमिली इनहेरिटेड जो आपकी जो ज्वेलरी है वो आप खो पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने जो मेकिंग चार्जेस खर्च किए हैं वो भी आपका नुकसान होगा। प्योरिटी एक इशू है। हम जानते हैं कि हमारे देश में अंडर कैरेटिंग एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी अगर आपके पास 10 तोला सोना है, अगर आप उसको पिघलाएंगे तो शायद जो वैल्यू है उसकी काफी थोड़ी कम हो जाएगी वहां से। तो आई थिंक ये कुछ इश्यूज हैं। और सबसे बड़ा एक और इशू है, मुझे लगता है कि लोगों को ये भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर हम गोल्ड जमा करें तो क्या टैक्स अथॉरिटीज हमसे सवाल पूछेंगी, क्या हम उनको प्रूव कर पाएंगे कि इसका सोर्स कहां से है।
चलिए, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन अब उस चीज की बात करते हैं जो वाकई आपकी जेब पे भारी पड़ रही है। वो है प्याज और दाल के बाद टमाटर। जी हाँ, टमाटर के दाम अब लोगों की जेब हल्की करने लगे हैं। पिछले 2 हफ्ते में ही इसकी कीमत 1.5 गुनी या करीब 2 गुनी बढ़ गई है और ये 60 रुपए के पार चली गई है। हालांकि हालात ज्यादा बिगड़े इससे पहले सरकार इस मसले पर एक्शन में दिख रही है। दिल्ली एनसीआर के सब्जी बाजारों में इन दिनों एक नया राजा है, टमाटर। कम से कम दाम के मामले में तो ये बात बिना हिचके कही जा सकती है। 2 हफ्ते पहले 40 रुपए किलो मिल रहा टमाटर अब 62 रुपए पर पहुंच चुका है। प्याज और दाल के बाद अब टमाटर आम आदमी पर बोझ बढ़ा रहा है। घर के बजट में तो फर्क पड़ा है सर, बहुत पड़ा है। दालों के भी रेट बढ़े हैं तो सब्जियों के भी रेट उसी तरह से ही बढ़ रहे हैं। मेरा राशन आता था मतलब 5-6 हजार का, तो वो एकदम 8-9 हजार पे चला गया। प्याज और टमाटर आप अधिकतर चीजों में डालते हो, इसका दाम बढ़ने से नो डाउट हर एक जो मिडिल क्लास फैमिली उस पर फर्क पड़ रहा है। अब ये है कि जो सब्जियां बनती है उसमें कोशिश ये करते हैं कि प्याज कम डाली जाए, टमाटर कम डाली जाए। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर थोक मंडी में भी टमाटर 30 से लेकर 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। जानकारों के मुताबिक टमाटर के एक्सपोर्ट के साथ फसल को हुआ नुकसान इसके दाम बढ़ाने की मुख्य वजह है। नतीजतन बाजार में टमाटर की मांग में भी कमी आई है। 30-25 रुपए किलो चल रहा था, अभी ये जब से ये जगह जगह बारिश हो गई ना, फसल मारी गई है, इसलिए थोड़े रेट बढ़ गया। जो 1 किलो 2 किलो ले जाते हैं वो 1 किलो ले जाते हैं, आधा किलो ले। टमाटर का हाल प्याज और दाल की तरह न हो, इस मकसद से केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। बुधवार को सरकार ने एक बैठक बुलाई है जिसमें प्याज के साथ साथ टमाटर के बढ़ते दामों पर काबू पाने की रणनीति बनाई जाएगी। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। तो खाने पीने के सामान की महंगाई पर अब सरकार की नींद टूटती हुई दिखाई दे रही है। सरकार कल इस सिलसिले में एक मीटिंग कर रही है और इसमें जरूरी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और कीमत की समीक्षा की जाएगी। हाल में दाल की कीमतों में तेजी आने के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी। और अब बात मैगी की। महाराष्ट्र में अब मैगी की राह में कोई मुसीबत नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैगी पर पाबंदी हटाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े के पास। रौनक, पहले तो खबर थी कि महाराष्ट्र सरकार मैगी बैन जारी रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही वो ये है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या लगता है, राज्य में मैगी पर से मुसीबत खत्म माने? जी, साफ तौर पर जिस तरह की खबरें हमारे सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक पहले जरूर सरकार ने मन बनाया था कि मैगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए वो खटखटाएगी। लेकिन अब सरकार ने जो जांच की है और जो रिपोर्ट मैगी को लेकर हाल फिलहाल में सामने आई है, उससे नहीं लगता सरकार को कि मैगी को लेकर किसी भी तरह का खतरा जो है वो राज्य के जो लोग हैं उनकी सेहत पर पड़ेगा। इसलिए फिलहाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। इसके अलावा एक और जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सरकार का यह भी मानना है कि अब तक जो आस पड़ोस के राज्य है वो भी मैगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो कहीं महाराष्ट्र सरकार अकेली ना पड़ जाए। इसके अलावा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो नेस्ले का महाराष्ट्र में है और सरकार को यह भी डर है कि कहीं ये कंपनी जो है वो महाराष्ट्र के बाहर जाने का फैसला ना कर ले अगर सरकार इस तरह की कोई भूमिका लेती है तो। जी शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रौनक। और रुकते हैं यहाँ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद विदेशों से इंपोर्ट हो रही सस्ती घी के खिलाफ अमूल ने खोला मोर्चा। तो क्या है यहाँ पर अमूल की दलील, देखिए इस ब्रेक के बाद। विदेशों से सस्ते घी इंपोर्ट के खिलाफ देश की सबसे बड़ी डेयरी अमूल ने मोर्चा खोल दिया है। कंपनी घी इंपोर्ट का सख्त विरोध कर रही है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष, ये बताएं कि अमूल का ऐतराज क्या है, किस बात से उसे सबसे ज्यादा आपत्ति है? जी देखिए, अमूल की चिंता होना स्वाभाविक है क्योंकि उसके पास करीब 36 लाख
किसान है, जो इनके सदस्य है, ये देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक मंडली है जो सहकारी बेस पे काम कर रही है और इनकी चिंता यह है कि किसानों को पहले ही दूध के सही दाम नहीं मिल रहे। अगर दूध की बाय प्रोडक्ट जो है घी इतनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट की जाती है तो स्वाभाविक है कि किसानों को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसके कारण अमूल की चिंता बनी है कि अगर उनके सदस्यों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि डेनमार्क और न्यूजीलैंड से जिस तरह से घी इंपोर्ट किया जाना है वो अमूल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए मनीष। दिल्ली का ट्रेड फेयर 19 नवंबर से आम लोगों के लिए खुलेगा, लेकिन इससे पहले कौन से हैं मस्ट गो स्टॉल्स और क्या है इनमें खास, इसकी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ईशा शर्मा। साउथ अफ्रीका की रंग बिरंगी एक्सेसरीज हो या फिर वॉल हैंगिंग या फिर टर्की के हैंगिंग लैंप्स, इस साल ट्रेड फेयर में आपको अपना घर सजाने के प्रोडक्ट्स खूब पसंद आएंगे। पब्लिक के लिए खुलने से पहले कारोबारियों के लिए खुले इस ट्रेड फेयर में पवेलियन नंबर 18 सबसे हिट पवेलियन है और यहाँ जमकर भीड़ भी देखी जा रही है। इस रिस्पांस से खुश विदेशी कारोबारियों को अब इंतजार है आम जनता का, जो कि 19 नवंबर से इस मेले में आना शुरू करेंगे। The coming days is special today. It started very well, and I know my stock is going to be finished. I'm very happy to be here. विदेशी सामान के अलावा इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक आइटम्स वाले स्टॉल्स भी काफी पॉपुलर हैं और टेक सेवी लोगों का पसंदीदा प्रोडक्ट है सेल्फी स्टिक। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा, जैसे आप देख सकते हैं, सेल्फी स्टिक, जो कि आजकल सभी के अंदर क्रेज है अपनी सेल्फी लेने का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऑब्जर्व कर दिया है सेल्फी को, तो ये हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है सेल्फी स्टिक। सेल्फी के क्रेज को देखते हुए इंडिया पोस्ट भी आपको मौका दे रहा है अपनी सेल्फी या फिर किसी फोटो का स्टैम्प बनाने का। इस स्टॉल में सिर्फ 4 दिनों में ही 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी फोटो के स्टैम्प बनवाए हैं। यहाँ 300 रुपए में आपको 12 स्टैम्प मिलेंगे। अगर आप ट्रेड फेयर में आए और शॉपिंग करते करते थक गए हैं या कुछ अलग ढूंढ रहे हैं तो आप इंडिया पोस्ट के स्टॉल में आ सकते हैं, जहां आप अपनी पिक्चर के स्टैम्प्स बनवा सकते हैं। खास बात यह है इन स्टैम्प्स की कि आप इन स्टैम्प्स को आगे कोई पार्सल भेजते हुए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मौका देख मैंने तो अपनी पिक्चर के स्टैम्प्स भी बनवा लिए। ईशा शर्मा, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की एक बड़ी खासियत है नए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस बढ़ाने का मौका। मेले में 30 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, इन सभी को भरोसा है कि व्यापार मेला इनके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। दिल्ली की मालविका आयामी हर्बल कॉस्मेटिक्स के नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती हैं। करीब साल भर पहले शुरू हुआ उनका कारोबार फिलहाल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर निर्भर है, लेकिन व्यापार मेले के जरिए इस बार उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लाखों लोगों को जानकारी देने का मौका मिला है। हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन अ राइट वे, अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स के सामने और बड़े बड़े स्टार्टअप्स के सामने हम जैसे छोटे स्टार्टअप्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी देना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। मालविका जैसे 30 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स ने अपने स्टॉल्स व्यापार मेले में लगाए हैं। दरअसल नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस साल पहली बार व्यापार मेले में ITPO ने एक अलग पेवेलियन भी बना डाला है। यंगस्टर्स को ये दीक्षा दिखाना जरूरी है और इनको एनकरेज करना जरूरी है, क्योंकि हम कमर्शियल मोटिव में हम करेंगे वो यंगस्टर्स जो है कहीं नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमने बोला है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स का एक पेविलियन जो है, एक पेविलियन जो है, एक पेविलियन डेडिकेट किया गया है न्यू एंटरप्रेन्योर्स का। नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टॉल बुक करने पर 50% का डिस्काउंट भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार स्टार्टअप्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए खास व्यवस्था की गई है। शामिल हुई सभी स्टार्टअप्स को उम्मीद है कि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा अपने बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए। ईशा शर्मा, दिल्ली। और रुकते हैं यहाँ ब्रेक के लिए। आगे देखिए कैसे बिहार समेत देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाई जा रही है छठ पूजा।
विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल नहीं रहे। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका आज दोपहर 2:24 पर निधन हो गया। उन्हें पिछले गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद दोबारा गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। 89 साल के अशोक सिंघल को सांस संबंधी परेशानी थी और अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार कल निगम बोध घाट पर किया जाएगा। चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। क्या आप जानते हैं कि इमोजी क्या होता है? नहीं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही है इस साल का सबसे चर्चित नया शब्द। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसी 2015 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर इसे बताया है इमोजी, यानी स्माइली की शैली में बना वो चेहरा जिससे खुशी के आंसू निकल रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर और मिलिए इमोजी से। तो यहाँ पर एक आइकन के बाद रुख करते एक दूसरे आइकॉनिक गाड़ी की ओर। आइकॉनिक कार चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वोक्सवैगन इंडिया 19 दिसंबर को नई बीटल लेके आ रही है। कंपनी 1 लाख रुपए लेकर नई बीटल की बुकिंग भी लेना शुरू कर दिया है और नई बीटल में 1.4 लीटर का इंजन है और नई बीटल का सीधा मुकाबला BMW मिनी और Fiat 500 अबार्थ जैसी कारों से होगा। लेकिन देखना ये होगा कि प्रदूषण धोखाधड़ी का दाग लगने के बाद क्या नई बीटल लोगों को अपनी ओर खींच पाएगी। तमिलनाडु में बारिश से 2 दिन में करीब 89 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत काम वहां तेजी से चल रहा है। करीब 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। नेवी राहत बचाव में तेजी से लगी हुई है। वहीं चेन्नई में बारिश से बेहाल लोगों की मदद के लिए एक बेस्ट निजी टैक्सी एग्रीगेटर ओला ने भी हाथ बढ़ाया है। ओला राहत बचाव के लिए पोर्ट से लोगों को खाना पहुंचा रही है। इसके अलावा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज छठ पूजा के मौके पर पहला अर्घ्य दिया गया है। छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूरज की पूजा की और श्रद्धालुओं ने नदियों के किनारे पूजा अर्चना की। छठ पूजा के मौके पर देश भर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक में छठ की छटा देखने को मिल रही है। ढलते सूरज को अर्घ्य देने के लिए आरजेडी नेता लालू यादव के घर पर खास इंतजाम किए गए थे। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने भी छठ का व्रत रखा। लालू यादव ने इस मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। नीतीश कुमार भी गंगा घाट पर अर्घ्य देने पहुंचे। दिल्ली में भी इस मौके पर यमुना के किनारे भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे और हेलीकॉप्टर से घाटों की निगरानी की जा रही थी। चलिए इसी के साथ आवाज एट 9 में वक्त हो गया कि हम दर्शकों से विदा लें। बिल्कुल, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।